नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह में रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन, इसका पहला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी समांतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। तो मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी अनुपात स्तर। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो अनुपात स्तर। और सबसे नीचा स्तर भी आपको पता होना चाहिए, तो ये नामित स्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? डी अनुपात स्तर। मैंने लिख दिया, आप लोग देख लेना। तो मापन का सबसे नीचा स्तर कौन सा है? नामित। ठीक है, और सबसे ऊंचा अनुपात। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। किस मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? ए शाब्दिक स्तर में, बी अनुपात स्तर में, सी क्रमित स्तर में, डी अंतराल स्तर में। सही जवाब हो जाएगा 2 का बी अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी आकलन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा इसका ए मूल्यांकन। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है, तो मूल्यांकन। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं? ए मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, बी स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, सी प्रेक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। सही जवाब है तीनों। अगला प्रश्न है, सहकर्मी आकलन है? ए अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन, बी शिक्षक निष्पादन का आकलन, सी सहकर्मी निष्पादन का आकलन, डी माता पिता की अपेक्षा का आकलन। सहकर्मी आकलन है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? ए मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है, बी क्रमित मापनी मापन स्तर का की सबसे निचला स्तर है। अभी हम लोग देख चुके हैं मापन स्तर का सबसे उच्च और सबसे निम्न। सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है, डी योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में लिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी क्रमित मापनी मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि नामित मापनी जो होता है वो सबसे निचला स्तर होता है, बाकी सभी सही हैं। मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है, बिल्कुल, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, जो भी आंसर रहता है वो सही रहता है। निबंधात्मक में क्या होता है,
सब्जेक्टिव है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, ठीक है। और योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में लिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ये जो है सही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो नामित मापन है वो सबसे निचला स्तर है। अगला प्रश्न है, नामित मापन स्तर सबसे निचला है, लिख दिए हैं। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, गुड्स। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है? ध्यान रखना, क्रिया है, ठीक है। ए, जेपी गिलफर्ड, बी, मिशेल, सी, बैडफील्ड, डी, कुलिन एवं कुलिन। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, जेपी गिलफर्ड। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका है? ए, वस्तु को संख्या प्रदान करना, बी, घटना को संख्या प्रदान करना, सी, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका मापन की भूमिका है डी, वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, तीनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है, मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है? ए, निर्णय को मूल प्रदान करना, बी, वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, सी, पदार्थों को संख्या प्रदान करना, डी, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है? ए, गुणात्मक, बी, मात्रात्मक, सी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, मूल्यांकन जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए? ए, शिक्षार्थी की त्रुटि निकालना, बी, शिक्षार्थियों की उपलब्धि मापना, सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, डी, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत की। इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, 13 का सही जवाब हो जाएगा सी, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन किए जाने वाले मूल्यांकन कौन सा है? संक्रांत पर किया जाने वाला, ध्यान रखना, संक्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? ए, संरचनात्मक मूल्यांकन, बी, संकलनात्मक मूल्यांकन, डी, सी, सतत मूल्यांकन, डी, इनमें से कोई नहीं। सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, संकलनात्मक मूल्यांकन, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं? ए, शैक्षिक उद्देश्य, बी, अधिगम अनुभव, सी, व्यवहार परिवर्तन, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक, अधिगम और व्यवहार परिवर्तन तीनों। अगला प्रश्न है, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है? ए, क्रमिक मापनी का, बी, समांतराल मापनी का, सी, ए, बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। 16 का सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? संख्यात्मक मान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ये मूल्यांकन, बी, आकलन, सी, मापन, डी, परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, मापन। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मापन। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, व्यवहार के मापन के लिए किस
उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 19 का डी टेस्ट। व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो डी टेस्ट अर्थात परीक्षण। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम मतलब पहले कौन सा प्रक्रिया होती है, उसके बाद कौन सी होती है, फिर उसके बाद कौन सी, मतलब सबसे पहले और सबसे लास्ट में कौन सी होती है। ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का ए। परीक्षण सबसे पहले, उसके बाद मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है, और जिसमें मूल्यांकन किसी में है नहीं लास्ट में, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ए इसका सही जवाब था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मापन मूल रूप से है। मापन मूल रूप से है। ए संख्यात्मक मूल, बी गुणात्मक मूल, सी मूल निर्णय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए संख्यात्मक मूल। मापन क्या है? मूल रूप से संख्यात्मक मूल्य है। अगला प्रश्न है, किसी पेपर में छात्र का अंक है। किसी पेपर में छात्र का अंक, मान लीजिए किसी पेपर में आप 50 अंक पाए हैं, तो क्या है? ए मूल्यांकन, बी परीक्षण, सी मापन, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका सी मापन। ध्यान रखना, किसी पेपर में अगर आप जैसे मान लीजिए 50 अंक प्राप्त किए हैं, मान लीजिए असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन में आप 50 अंक प्राप्त किए हैं, तो क्या है? मापन है। लेकिन यदि क्लास में आप प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं या यूनिवर्सिटी में आप प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, तो ये क्या है? मूल्यांकन है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना, दोनों का प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करना क्या है? मूल्यांकन। यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त करना क्या है? मूल्यांकन। जिले में प्रथम स्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ए प्रक्षेपी स्केल, बी लिकर्ट स्केल, सी नामित स्केल, डी तकनीकी स्केल। तो अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी लिकर्ट स्केल। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ होता है ए परिमाण या प्रगति की जांच करना, बी परखना, सी परीक्षण करना, डी निर्णय करना। सही जवाब हो जाएगा ए मूल्यांकन का अर्थ होता है परिमाण या प्रगति की जांच करना। अगला प्रश्न है, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, मापन का प्रथम पद है। ए परीक्षण का अंकन, बी परीक्षण का प्रशासन, सी परीक्षण का विकास, डी क्या मापन करना है इसका निर्णय। तो मापन का प्रथम पद है। सही जवाब हो जाएगा डी क्या मापन करना है इसका निर्णय। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का सी रचनात्मक मूल्यांकन। सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? ए आयु, बी समय अवधि, सी गुणवत्ता, डी मात्रा। सही जवाब हो जाएगा इसका सी गुणवत्ता। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? सही जवाब हो जाएगा सी गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 29 का डी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। अगला प्रश्न है, किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा, हम लोग देख भी चुके हैं आगे, सबसे सीमित जो है ये डी परीक्षण, और सबसे विस्तृत मूल्यांकन, दोनों पूछा गया है। आप लोग ध्यान रखना, जो हम लोग टेस्ट हल कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ का, जो 29 अप्रैल से पेपर होने जा रहा है BD 202 का, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी का BEd सेकेंड ईयर री एग्जाम 2021-22 कहा जाएगा देने जा रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो भी आपके दोस्त यार हैं कॉलेज के या ग्रुप के,
आप उन्हें प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर अप्रैल में कभी भी हो सकता है, 20 अप्रैल तक लगभग मान चलो, और आप लोगों को पेपर 29 अप्रैल से शुरू है, तो इसलिए आप लोग पूरी ताकत से मेहनत कीजिए, बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरे साथ टेस्ट देते रहिए, जो भी प्रश्न है इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से 40+ प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, आगरा यूनिवर्सिटी में तो 70-80 प्रश्न मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर व्यू आता रहेगा तो हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस से हल करते रहेंगे। तो हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़े रहें, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत लाभ होगा। बच्चे 74 अंक, 76 अंक, 78 अंक BD202 में पाए हुए हैं, जबकि कई बच्चे हैं डरते हैं BD202 से। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग ध्यान रखना, व्यापकता हमने लिख भी दिया है, व्यापकता में सबसे व्यापक कौन सा है बताया भी था, मूल्यांकन, सबसे कम परीक्षण, सबसे व्यापक मूल्यांकन, उसके बाद मापन, फिर आकलन, फिर परीक्षण। ध्यान रखना बुक में यही दिया है, मूल्यांकन, मापन, आकलन, परीक्षण, और क्रम में देखोगे तो सबसे पहले परीक्षण, फिर मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन सबसे लास्ट में। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, छात्रों की प्रगति की निगरानी। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की प्रगति का निगरानी। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, परीक्षण। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी, गृह परीक्षण द्वारा, डी, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। सही जवाब हो जाएगा इसका बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है? सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, ए, बी दोनों, मूल्यांकन और आकलन दोनों। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो कि उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती हुआ है, मूल्यांकन एवं आकलन दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? तो कितना अधिक। 35 का सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? तो सी, कितना अधिक। शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? ध्यान रखना, मापन था, यहाँ पर मूल्यांकन। शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? सही जवाब हो जाएगा बी, कितना अच्छा। शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? कितना अच्छा। और शिक्षा में मापन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? कितना अधिक। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है, दोनों प्रश्न आ चुके हैं, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, विश्वसनीयता। मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है, तो विश्वसनीयता के, ठीक है, विश्वसनीयता के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, मापन। अगला प्रश्न है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, यूपी टेट 2021 में पूछा गया था, ए, शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बी, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सी, केवल लिखने पर बल होगा, डी, सभी। शिक्षक सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। शिक्षक एकाधिकारवादी होगा तभी कम प्रभावशाली होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तब भी, और केवल लिखने पर बल होगा तब भी कम प्रभावशाली होगा, अर्थात तीनों सही है, इसके अनुसार तीनों कम प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? ए, शाब्दिक, बी, क्रमिक, सी, अंतराल, डी, उपरोक्त में से सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, क्रमिक। बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? तो क्रमिक मापनी में, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है? ए, मूल्यांकन, बी, मापन, सी, मापन और मूल्यांकन दोनों, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, मापन और मूल्यांकन दोनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है
को मानकर चला जाता है, इसे किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा बी, रेमर्स एवं गेज। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? तो क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, प्रमुख मापन क्षेत्र है? ए, बुद्धि परीक्षण, बी, उपलब्धि परीक्षण, सी, व्यक्तित्व परीक्षण, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मापन जो है बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण तीनों का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, यूपी टेट 2021 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ध्यान रखना, जो प्रश्न बीएड में आता है, अभी ऑब्जेक्टिव हर जगह से पूछ रहा है, यूपी टेट सी टेट में प्रश्न आए हुए हैं, वहाँ से भी पूछ लेता है, तो इसलिए आप लोग उस प्रश्न अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। ए, अभिप्रेरणा स्तर, बी, स्मृति स्तर, सी, अवरोध स्तर, डी, प्रत्यावर्ती स्तर। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, प्रत्यावर्ती स्तर। कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो प्रत्यावर्ती स्तर। ध्यान रखना, जो अपने पेपर में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, इसलिए आप लोग मॉडल पेपर बुक को पढ़िए ही, साथ साथ प्रैक्टिस सेट आप जरूर हल कीजिए, या फिर आप देखिए, इसको बार बार रटिए। 100% यहाँ से 75 में 40 प्रश्न आ सकता है, 40 प्लस प्रश्न, और 100 में 70-80 प्लस प्रश्न। आपको करना कितना रहेगा? 50। तो आपके बहुत अच्छे अंक आने चाहिए। अगला प्रश्न है, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रगति आख्या। अगला प्रश्न है, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया उदाहरण है? ए, आकलन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, बी, मूल्यांकन, सी, मापन, डी, आकलन एवं मूल्यांकन दोनों। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, क्या प्रक्रिया उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 48 का सही जवाब है बी, मूल्यांकन का। एक पुस्तक की कीमत कितनी है? 150 रुपये है, तो प्रक्रिया किसका उदाहरण है? मूल्यांकन। उसको मूल्य बता दिया है ना, 150 रुपये। अगला प्रश्न है, मापन होता है मूल्यांकन के बाद, बी, मूल्यांकन से पहले, सी, मूल्यांकन के दौरान, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ध्यान रखना, मापन जो है मूल्यांकन के पहले होता है। हम लोग देख भी चुके हैं वहाँ पर परीक्षण, फिर आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं जो है परीक्षण, मापन, मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन लास्ट में दिया हुआ है। तो मापन क्या है? मूल्यांकन से पहले होता है। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में सी दिया है जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है? ए, अंतराल, बी, शाब्दिक, सी, क्रमिक, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, अंतराल में। स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है? ए, अंतराल। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन के किस मापनी प्रणाली से संबंधित है? महत्वपूर्ण है। ए, नामित मापनी, बी, क्रमित मापनी, सी, अंतराल मापनी, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, अंतराल मापनी। थर्मामीटर जो है ये अंतराल मापनी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, इरविन। अगला प्रश्न है, आकलन एक प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, लोगों से सूचना संकलित करने की। आकलन क्या है? लोगों से सूचना संकलित करने की प्रक्रिया है। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आकलन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, परीक्षार्थी की मनस्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है, आकलन का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। आकलन का संबंध किससे होता है? छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं? ए, अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बी, शैक्षिक सुधार, सी, शिक्षा मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है।
आकलन की विशेषता क्या है? अधिगम आवश्यकताओं की जांच, शैक्षिक सुधार, शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, तीनों। हमने रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं जो बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि व्यू ज़्यादा आएगा तो अपने को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है, आकलन की मापनियाँ हैं। ए शाब्दिक तथा क्रमित मापनी, बी अनुपात मापनी, सी अंतराल मापनी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपरोक्त सभी। आकलन क्या है? शाब्दिक तथा क्रमित मापनी है, अनुपात मापनी और अंतराल मापनी सभी है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए। 4 समूहों के अंतर्गत अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है 4 समूहों के अंतर्गत। 59 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, हुआ एवं फ्रीड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है अर्थात सही है? ए आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, बी या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है, सी या पृष्ठपोषण के लिए उपयोग किया जाता है, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। आकलन लोगों की सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया देखा हम लोग ऊपर पूछा जा चुका है, या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है या पृष्ठपोषण के लिए उपयोग किया जाता है, सभी। तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? एक नहीं है, बाकी तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न होता है इस तरह से। ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी कठिनाई, डी वस्तुनिष्ठता। तो इसमें कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, कठिनाई जो है ये नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता तीनों हैं। अगला प्रश्न है, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। मतलब कितनी बार भी आप चेक करो समान परिणाम आएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र क्या है? ए शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, बी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए बी दोनों। आकलन का क्षेत्र क्या है? शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, दोनों। अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है। ए औपचारिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी उभयनिष्ठ आकलन, डी संपादन आकलन। महत्वपूर्ण है, तो वर्ष के अंत का आकलन मतलब जो विद्यालय है या फिर जहाँ भी वर्ष के अंत में, अर्थात जैसे आप लोगों की वार्षिक एग्जाम होती है तो उसे वर्ष कहते हैं। वर्ष के अंत में किया जाने वाला आकलन क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, योगात्मक आकलन। आकलन 2 तरह का होता है, एक तो वर्ष के अंत में किया जाता है या फिर 6 महीने पर, जो भी है सब योगात्मक आकलन में आएगा। एक होता है अक्सर सप्ताह में या फिर डेली पढ़ाने के बाद किया जाता है, ठीक है। तो वर्ष के अंत में किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? योगात्मक आकलन। विद्यालय में सत्र भर मतलब साल भर चलने वाला मूल्यांकन क्या है? तो फॉर्मेटिव आकलन है। ध्यान रखना, जो वर्ष के अंत में किया जाता है वो योगात्मक, और जो सत्र भर चलता रहता है साल भर वो फॉर्मेटिव आकलन। दोनों को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ए औपचारिक आकलन। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को समानतः 10 भागों में विभक्त किया गया है। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को कितने भागों में? 10 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, हम लोग कर चुके हैं, जो अनुपात होता है सबसे उच्च होता है, लेकिन सबसे निम्न पूछा है, कौन सा होगा? नामित। मैंने पहले बताया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
सबसे उच्च मापन का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? अनुपात। लेकिन यहाँ सबसे निम्न पूछा है तो सी नामित होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, मापन का सबसे उच्च स्तर अनुपात है। किस प्रकार के मापन स्तर में सत्य शून्य, ध्यान रखना, सत्य बिंदु स्तर विद्यमान रहता है? किस प्रकार के मापन स्तर में सत्य बिंदु स्तर पर विद्यमान रहता है? सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, डी, अनुपात स्तर में। किस प्रकार के मापन स्तर में सत्य बिंदु स्तर विद्यमान रहता है? तो डी, अनुपात स्तर। अगला प्रश्न है, मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है? ए वर्ष, बी महीना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए और बी दोनों, वर्ष और महीना दोनों। अगला प्रश्न है, मापन है ए गुणात्मक बी मात्रात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मापन है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए मूल्यांकन, उसके बाद आकलन, उससे छोटा मापन, बी मापन, उसके बाद मापन, उससे बड़ा मूल्यांकन, उससे छोटा आकलन। जो निशान है ध्यान रखना, इस तरह मतलब इधर बड़ा होगा, और यदि इस तरह से लगा हुआ है इसका मतलब इधर वाला बड़ा होगा, ठीक है। और सी है सबसे बड़ा आकलन, उसके बाद मापन, उससे छोटा मूल्यांकन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 73 का, महत्वपूर्ण है ए। सबसे विस्तृत जो है वो रूप है मूल्यांकन का, उसके बाद आकलन का, उसके बाद मापन का। लेकिन बुक में देखोगे सबसे विस्तृत जो रूप है मूल्यांकन है, उसके बाद मापन है, फिर आकलन है, अर्थात आकलन सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ पर वैसा दिया नहीं है, तो इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। जो सबसे विस्तृत है वो मूल्यांकन है, सबसे छोटा जो है वो आकलन है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो हम लोग इसलिए अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो मूल्यांकन, उससे छोटा आकलन, उससे छोटा मापन, ये इसका सही जवाब है। बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। व्यापकता क्या होता है? परीक्षण, उससे बड़ा आकलन, उसके बाद मापन, उसके बाद मूल्यांकन। लेकिन उसमें क्या दिया था? मूल्यांकन, उसके बाद आकलन दे दिया था, ठीक है। आप लोग क्रम ध्यान रखना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, जो गलतियां हैं उसको सुधार रहा है, फिर प्रश्न पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखना, इस क्रम को ध्यान रखना। सबसे बड़ा जो है व्यापक है, मूल्यांकन है, सबसे छोटा परीक्षण है, उसके बाद आकलन, फिर मापन। या फिर इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं आप, इधर से भी, मतलब बड़ा ही होगा, मूल्यांकन सबसे बड़ा, उससे छोटा मापन, उससे छोटा आकलन, उससे छोटा परीक्षण। बुक में आप देख सकते हैं पेज 35 पर ठाकुर पब्लिकेशन में दिया गया है। और क्रम में देखेंगे, सबसे पहले परीक्षण हम लोग देख भी चुके हैं, फिर मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन होता है, ठीक है। बुक में मैंने लिख दिया, यहाँ पर लगा दिया है, ठीक, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जो दिया हुआ है आकलन, मापन, मूल्यांकन में अंतर। इसमें देखिए, यह मापन का सूक्ष्म रूप है, आकलन की बात कर रहा है, और यह मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप है। इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा हुआ? आकलन, उससे बड़ा मापन। अब मूल्यांकन में क्या कह रहा है? इसका क्षेत्र व्यापक है, इसके अंतर्गत आकलन तथा मापन दोनों समाहित होते हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा क्या है? मूल्यांकन, उससे छोटा मापन, उससे छोटा आकलन, या फिर सबसे बड़ा मूल्यांकन है, सबसे छोटा आकलन, ऐसे याद रखो, ठीक है। आप यहाँ भी ध्यान रखो, एक लाइन में बोल दिया गया है, मापन के बारे में बोल रहा है, इसका क्षेत्र आकलन से व्यापक है, अर्थात आकलन से बड़ा है, किंतु मूल्यांकन की अपेक्षा सीमित है, अर्थात मूल्यांकन सबसे बड़ा है, या व्यवहार के कुछ आयामों को ही प्रतीत प्रदान करता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र अभी हम लोग दे भी चुके हैं, क्या है? व्यापक है, ठीक है, लेकिन आकलन का क्या है? सीमित है, पूछ सकता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, व्यापक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? 3 है, एक नहीं है। छात्रों की एकता का निर्माण, बी छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन, सी छात्रों को निर्देश उपलब्ध कराना, निर्देशन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों की एकता का निर्माण। अगला प्रश्न है, अंतराल मापनी के उदाहरण हैं? ए वर्ष, बी महीना, सी सप्ताह, डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ये सभी अंतराल मापनी के उदाहरण है, वर्ष, महीना, सप्ताह, तीनों। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न तत्वों को रखते हैं? ए 2 स्तरों में, बी 3 स्तरों में, सी 4 स्तरों में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 4 स्तरों में। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न तत्वों में रखते हैं 4, आपको पता भी होगा, हम लोग देख चुके हैं, नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात।
4वें स्तर में। ठीक है, मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर कौन सा है? नामित। उच्च कौन सा है? अनुपात। बार बार दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? इनमें से कौन, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भविष्यवाणी संभव कर सकता है? ए मापन, बी मूल्यांकन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना वैल्यू जो हम लोग मांग चल रहे हैं, इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी मूल्यांकन। आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बुक में, अपने में से भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार है अभी बी है, उसका रीजन आप देख सकते हैं। ठीक है, बुक पे देखेंगे तो पेज 1936 पे दिया गया है, फिर आप 36 पे देखेंगे तो मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सशक्ता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। ठीक है, तो मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। क्लियर हो गया? इसका मतलब मूल्यांकन सही है, लेकिन एक जगह आप देखोगे तो वहाँ पर यह भी दिया है, व्यक्ति या बालक की वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, आप बुक में देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया है? मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इसका मतलब मूल्यांकन सही होगा इसके अनुसार, लेकिन थोड़ा सा आप नीचे जाइए 19 पेज पे, मापन के कार्य, तो यहाँ दिया है भविष्यवाणी करना, तुलना करना, आविष्कार करना और सलाह देना, ये सारे मापन के कार्य हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इसी के अनुसार चल रहे हैं। मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है और इसके मूल्यांकन के द्वारा संभव है। ठीक है, क्योंकि मॉडल में भी दिया गया है, तो जो भी त्रुटियां हो हम लोग बी के अनुसार चलते हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं? ए विषयी, बी प्रतीक, सी नियम या मान्यता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व हैं विषयी, प्रतीक, नियम या मान्यता, सभी। अगला प्रश्न है, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, एस स्टीवेंसन। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। मापन के जो 4 स्तर हैं, नामित, क्रमित, अनुपातित, अंतराल, ये किसने बताया है? एस स्टीवेंसन ने। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, अनुपात। बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? तो अनुपात। अगला प्रश्न है, तापमान का मापन उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा इसका, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, अनुपात। तापमान का मापन उदाहरण है अनुपात। अगला प्रश्न है, घड़ी का समय उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, अंतराल मापनी जो है ये घड़ी के समय का उदाहरण है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, क्रमिक। अगला प्रश्न है, अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप का प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ज्यामितीय औसतांक। अगला प्रश्न है, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, जोड़ व घटाना दोनों। आंतरिक मापन स्तर में जोड़ व घटाव दोनों की जा सकती है। अगला प्रश्न है, मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर है जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 6 मीटर से आधी है, उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अनुपातिक। ध्यान रखना, जब भी इस तरह से प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, फिट में पूछ सकता है, मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर है, तुम्हारे कमरे की लंबाई 6 मीटर से आधी है, या फिर मेरे कमरे की लंबाई 6 मीटर है, तुम्हारे कमरे की लंबाई 3 मीटर की दुगनी है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है घुमा के, तो इस तरह से जब भी पूछेगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अनुपातिक, अनुपात में। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आयु और वजन
किस मापनी के उदाहरण हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, अनुपात। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या विचार है? सही जवाब हो जाएगा ए, स्टीवेंसन का। इन्होंने ही मापन के 4 भागों में बांटा है, यस स्टीवेंसन कहते हैं इन्हें। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, सही जवाब हो जाएगा ए, परस्पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? सही जवाब हो जाएगा सी, गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए, यह प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, मापन। हम लोग देख चुके हैं, अगर आप अंक प्राप्त करते हैं तो क्या होता है? मापन। लेकिन आप प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान क्लास में प्राप्त किए, जो भी है आपका अगर प्लेसमेंट लगता है तो क्या हो जाता है? मूल्यांकन। दोनों महत्वपूर्ण है। देखो प्रश्न बन भी गया है, मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, यह प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा सी, मूल्यांकन का। मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, या कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में या फिर राज्य में, तो क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। लेकिन वह 70 अंक, 10 अंक, 20 अंक प्राप्त किया है तो मापन हो जाएगा। ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थी के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। ए, सीखने का आकलन, बी, सीखने के लिए आकलन, सी, आकलन का सीखना, डी, आकलन के लिए सीखना। तो क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, मतलब जो भी आप देखिए उस पर चर्चा करती है। तो यह किस चीज़ का संकेत करता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका ए, सीखने का आकलन। अगर आप घूमने गए हो, आकर उस पर चर्चा करते हो, तो क्या हो जाएगा? ये सीखने का आकलन। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह डॉट डॉट के समान है। ध्यान, टेस्ट कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर क्या था जो आप सीखे थे उस पर चर्चा की है। यहाँ पर क्या है, अगर एक चावल को टेस्ट कर रहा है उसके अनुसार वो क्या कर रहा है, पूरे चावल का निष्कर्ष निकाल रहा है कि पका है कि नहीं। तो जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह डॉट डॉट समान है। ए, सीखने के रूप में आकलन, बी, आकलन और सीखना, सी, सीखने का आकलन, डी, सीखने के लिए आकलन। सही जवाब हो जाएगा डी, सीखने के लिए आकलन, क्योंकि वो सीखता है पूरा चावल पका है कि नहीं। लेकिन वहाँ पर क्या है, चर्चा करता है, कुछ सीखा है, तो वहाँ पर क्या है? सीखने का आकलन, क्योंकि वहाँ आप सीख चुके हो ना। आप घूम टहल के आए हो, आप चर्चा पे गए थे, पिकनिक पे गए थे, कुछ कुछ सीखे होगे, देखे होगे, तो वहाँ क्या है? सीखने का आकलन है। आप सीख चुके हो, उसका असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है? सीखने के लिए, क्योंकि एक चावल पका है या 2 चावल पका है, इसका मतलब हम मान लेंगे पूरा चावल पका है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सीखने के लिए आकलन है। अगला प्रश्न है, मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? 3 पाई जाती हैं, 1 नहीं पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा डी, मापन द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए हम लोग वहाँ पर प्रश्न देख भी चुके हैं, कंफ्यूज थे, मापन होगा सही नहीं, ध्यान रखें। सही जवाब हो जाएगा डी, मापन द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। ये क्या है? गलत है, ठीक है। इसका मतलब मूल्यांकन सही था वहाँ पर, ठीक है। तो मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना, बी, मापन का क्षेत्र सीमित है, मापन केवल मात्रात्मक है, ठीक है। ध्यान रखना, मापन मात्रात्मक, ध्यान रखना कि गुणात्मक भी दिया रहेगा, ठीक है। तो मात्रात्मक होता है। इसका सही जवाब ध्यान रखना क्या है? 96 का सही जवाब है डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी वस्तु की संख्या, घटना को संख्या, नियमानुसार संख्या, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मापन का समान स्तर है। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, अनुपात। ध्यान रखना है, लगभग 112-15 प्रश्न है, 100+ मैंने बोला था। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं। फॉर्मेटिव आकलन, बी,
योगात्मक आकलन सी, उभयनिष्ठ आकलन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। आकलन के प्रकार हैं फॉर्मेटिव, योगात्मक और उभयनिष्ठ तीनों। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए। मानक जो है ये मूल्यांकन प्रकार नहीं है। निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई जो है ये मूल्यांकन का प्रकार है। रीट जो है राजस्थान में आ चुका है। अगला प्रश्न है विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है, हम लोग देख भी चुके हैं। सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का कौन सा प्रकार है? तो बी, फॉर्मेटिव। ठीक है, जो सत्र भर वर्ष भर चलता रहता है फॉर्मेटिव है। और जो वर्ष के अंत में किया जाता है वो कौन सा था? तो योगात्मक था। दोनों महत्वपूर्ण है। विद्यालय में वर्ष के अंत में किया जाने वाला योगात्मक आकलन है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, अर्थात तीनों में से एक नहीं है? ए शैक्षिक उद्देश्य, बी मूल्यांकन, सी शिक्षण अनुभव, डी अधिगम अनुभव। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण अनुभव जो है ये मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर। मतलब आप चाहे इतनी बार परीक्षण करो एक जैसे ही उत्तर आएगा, यही विश्वसनीयता का अर्थ है। अगला प्रश्न है आकलन का क्षेत्र है, ए शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, बी व्यक्ति भिन्नताओं का ज्ञान, सी स्थान निर्धारण करने में, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा ए, परस्पर संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है आकलन की विशेषताएं हैं, ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण तीनों। आकलन की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यवहारिकता, उपयोगिता सभी। सभी महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। आकलन की विशेषता क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यवहारिकता, उपयोगिता सभी महत्वपूर्ण आ सकता है। अगला प्रश्न है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा सी, आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आकलन, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न है संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, हर्बर्ट। अगला प्रश्न है यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, रॉस्ट का। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है उसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, भौतिक मापन। जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है उसे क्या कहा जाता है? भौतिक मापन। अगला जो हम लोग टेस्ट हल करेंगे पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना। तो
आप लोग अच्छे से बुक और मॉडल पेपर को पढ़ते रहिए। मैं इसलिए बता देता हूँ कि आप लोग इसे तैयार करके रखिए और मेरे साथ जब टेस्ट दीजिए तो आपको लगे कि आप कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका लेवल पता चलेगा और निश्चित रूप से आपके मोटिवेशन मिलेगा और यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह था BD 202 का यूनिट फर्स्ट प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। हम लोग कंटिन्यू ऐसे हल करते रहेंगे। आप लोग आगे पढ़ते रहिए, मेरे साथ टेस्ट देते रहिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो सके। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जो भी BEd कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, दोनों लोगों को वीडियो बना रहे हैं, सभी लोगों को लाभ हो सके। क्योंकि ज़्यादा व्यू आएगा तभी हम लोग कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, नहीं तो फिर ब्रेक हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।